हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएस आईपी मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं गाला का धमाकेदार रिवीजन। आज हम देखेंगे पेपर नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर सी। इससे पहले मैं अपने आंसर पे चले, एक दो चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहला, मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी करता हूं, इसके लिए इसके कारण से वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपके बेनिफिट में होगा। सेकेंड चीज, बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आई वांट आंसर टू, कैन यू प्लीज शेयर इट विद मी। तो मैंने सोचा है क्यों ना आपके साथ भी आंसर शेयर किया जाए। आफ्टर ऑल ये मेहनत आप ही के लिए तो की जा रही है। कैसे शेयर करूंगा ये मैं बताऊंगा आगे। चलो अभी वीडियो देखो और मैं बताऊंगा उसको कैसे आपको लेंगे। अभी चलते हैं हम हमारे लेक्चर के ऊपर। ओके बेटा जी, पहला क्वेश्चन क्या है? देखो मेरी नोट्स है ना, सिंपल मैंने ऐसे ही नोट्स नहीं बनाई है, इसको मस्त कलरफुल की है ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो अगर ये नोट्स आपको मिलेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी। ओके, सेक्शन सी पेपर नंबर 3 टोटल 26 नंबर का है। वैसे तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है? 17 क्वेश्चन है और उसमें से आपको 13 करने होते हैं, लेकिन मैं आपको 13 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको 17 के 17 कराऊंगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन है 90 मार्क्स की। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? कोऑर्डिनेशन जो है ना, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमंग द डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उसके में क्या लाई जाती है, उसमें कोऑर्डिनेशन बैठा जाता है, उसमें हार्मनी बैठाई जाती है ताकि क्या हो, दो एक दूसरे से क्लैश ना हो। कैरिड आउट बाय द डिफरेंट, जो फंक्शंस कैरिड आउट किए जाते हैं बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बिजनेस, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब हार्मनी लाना, किसके बीच में हार्मनी लाना? डिफरेंट फंक्शन जो कौन करता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। दिखा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी बढ़ेगी ना उतना अच्छे से याद होगा आपको। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। ये कहां पे चाहिए होता है? एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। ये नेसेसरी है प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। ऐसा नहीं है कि जो कोऑर्डिनेशन सिर्फ इनिशियल स्टेज में, नहीं, सिंस बिगिनिंग टू द एंड इट इज नेसेसरी। कोऑर्डिनेशन इज अ सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस। क्या एश्योरेंस देता है कि आपका ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश होगा, जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया वो कंप्लीट होगा। कोऑर्डिनेशन में हम ये देखते हैं कि कोई भी वर्क इनकम्प्लीट ना रह जाए और कोई भी वर्क का डुप्लीकेट ना हो और वर्क इजी मैनर में फिनिश हो सके। ओके, गिव द टेलर डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। सर ये वेज रेट सिस्टम क्या होता है टेलर का? बेटा जी टेलर है ना, टेलर उसने देखा कि कुछ लोग बहुत एफिशिएंटली काम करे, धन धनाधन, और कुछ लोग आराम से काम करते हैं जल्दी। क्या है? तो टेलर ने बोला नहीं, जो वेज रेट मिलेगा ना वो है ना किसके हिसाब से मिलेगा? आपके प्रोडक्शन इफिशिएंसी के। जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, लेकिन जो अगर इफिशिएंटली काम नहीं करेगा, ज्यादा आराम से ढीलम ढक्कन की तरह काम कर रहा है, इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, उसका वेज रेट कम मिलेगा रे बाबू। ओके, तो टेलर ने क्या बोला? डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम का मतलब होता है वेज इज गिवन टू द रिलेटेड विद रिलेटेड मोटिवेशन। मतलब यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, ज्यादा काम करो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो एम्प्लॉय क्या करता है? ज्यादा काम करता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन बेस्ड होता है, यहाँ पे बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ वर्क टू द वर्कर। तो ये हम वेज रेट किसको देते हैं? वर्कर को। और जितना ज्यादा वो टाइम पे जितना एफिशिएंटली काम करे, जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ा के काम करे, उतना ज्यादा उनको वेज रेट मिला। फ्रेडरिक टेलर ने फेवर किया किसको? मोटिवेशनल वेज रेट सिस्टम को। क्यों? क्योंकि ईच वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री हैव अ डिफरेंट एफिशिएंसी। हर एक व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता है ना वो अलग अलग होती है। कंसीडरिंग दिस फैक्ट, एफिशिएंट वर्कर को क्या मिलेगा? ज्यादा काम मिलेगा, ज्यादा वेज मिलेगा। और लेस एफिशिएंट होगा, करता हूं, कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होती है, पगले करेगा कब? और दूसरे बोलते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों। बोलो वाह वाह। तो बेटा जी जो लेस एफिशिएंट होगा उसको लो वेज मिलेगा और जो एफिशिएंट वर्कर होगा उसको हाई वेज मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कंसीडरिंग दिस, फेडरक ने क्या दिया था? डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम दिया था। ओके,
व्हाट इज द नीड ऑफ स्ट्रेटेजी? बेटा स्ट्रेटेजी क्यों बनाई जाती है? बेटा जी स्ट्रेटेजी तो हर एक चीज में लगती है। स्ट्रेटेजी मतलब एक प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं ना, उसमें स्ट्रेटेजी करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं उसमें, विदाउट स्ट्रेटेजी के नहीं करोगे तो आप ढंग से काम ही नहीं कर पाओगे। इसलिए स्ट्रेटेजी क्या होती है? द स्ट्रेटेजी मेक्स द बिजनेस यूनिट कैपेबल इनफ टू फेस द कंपटीशन। ये हम जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अरे अरे दिवाली आ रही है, कुछ अच्छी सेल्स प्रमोशन की मस्त स्कीम निकालो, ये तो हम स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। अरे नया कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ रहा है, क्या करें, इसके लिए कोई नया कुछ सोचो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वी आर कैपेबल इनफ टू फेस द कंपटीशन। हम सर्वाइव कर सकते हैं अगेंस्ट द अदर फैक्टर। स्ट्रेटेजी इज यूज इन द फील्ड ऑफ आर्मी, स्पोर्ट्स, इन सबके सब। यहाँ पे हम नहीं बनाते प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी। ये क्या है? ये सब स्ट्रेटेजी तो है। स्ट्रेटेजी शुड बी कॉन्फिडेंशियल। बोलेंगे नहीं, सुनो 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 मेरी ये स्ट्रेटेजी है, नहीं नहीं, ये स्ट्रेटेजी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल होती है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। एंड आइडल स्ट्रेटेजी क्या करती है? गारंटी देती है सक्सेस होगा ही, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है तो सक्सेस होगी। ओके, तो आइडल स्ट्रेटेजी कैसी होती है? जो गारंटी देती है सक्सेस ऑफ द बिजनेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द ट्रेड टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट? ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है टू डिसाइड वेदर द कैंडिडेट हैज द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट। ट्रेड टेस्ट के अंदर उसकी स्किल, भाई मैं तेरे को ले रहा हूं यहाँ पे फाइनेंस की पोस्ट पे, तेरे पास प्रॉपर फाइनेंस का नॉलेज है कि नहीं? मेरे को बता तो सही, पहले तूने किस जॉब में काम किया था, वहां पे फाइनेंस को किस तरह से हैंडल किया था। मैं तेरे को ले रहा हूँ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तेरे को प्रोडक्शन का नॉलेज है, तेरे को रॉ मटेरियल का नॉलेज है, तेरे को कैसे प्रोडक्शन के अंदर केमिकल्स लगते हैं उनका तो कुछ नॉलेज है कि नहीं? ये सब तो चीजें चेक की जाती है, स्किल देखी जाती है। और स्किल के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है? हम चेक करते हैं स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट, कि तू वो एक्सपेक्टेड जॉब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओके जी, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या बोल रहा है? साइकोलॉजिकल का मतलब होता है एक इंसान की मेंटालिटी को टेस्ट करना। दिस टेस्ट इज मीन टू नो द नेचर। भाई तेरा नेचर कैसा है? तू बात बात में गुस्से तो नहीं हो जाता? तू बात बात में रूठी राधा की तरह रूठ तो नहीं जाता ना? मालूम पड़ा कि तेरे बॉस ने कुछ बोल दिया और मैं नहीं मैं काम नहीं करूंगा, आपने मेरे को ऐसा क्यों बोला? ऐसा कुछ नेचर तो नहीं है ना तेरा बेटा? वो सब चेक किया जाता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हम उसका नेचर देखते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अरे सर दो फाइल रख दी, मैं तो एक ही फाइल कर सकता हूँ, मैं से दो फाइल सॉल्व नहीं होगी एक दिन में, मैं ये इतना हेडेक नहीं ले सकता। अरे बेटा इतना हेडेक नहीं लेगा तो करेगा क्या तू लाइफ में? तो यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जाता है, यहाँ पे आपका एटीट्यूड देखा जाता है, यहाँ पे आपकी हैबिट्स क्या है, वो सब चीजों को जज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट, स्टाफिंग इज लाइक अ डिफरेंट लिम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिम्स मतलब हमारे हाथ पैर, उसी को तो क्या बोलते हैं? ये इसको लिम्स जो होते हैं ना, स्टाफिंग इज लाइक अ लिम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पैर होते हैं। स्टाफिंग इज लाइक अ डिफरेंट लिम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि विदाउट स्टाफिंग एक्टिविटी कैन नॉट बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी कितनी अच्छी प्लानिंग कर ले, तो कितनी मशीनरी लिया, तो कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे, तेरे पास स्टाफ नहीं होगा तो कैसे मशीनों से काम करवाएगा क्या? इसलिए तो क्या होता है कि स्टाफ के बिना ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती। इसलिए स्टाफिंग क्या है? तेरे लिम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ओके जी, ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक जरूर ठोके। अरे सोचते क्या है, लाइक ठोके में क्या जाता है? अच्छा लग रहा है तो हाँ सर लाइक क्या, मैं तो कमेंट भी लिखूंगा, बहुत मजा आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला एक्सप्लेन द फॉर्मल कम्युनिकेशन इन शॉर्ट। बेटा फॉर्मल, दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कहां होता है? जहां पे रूल्स रेगुलेशन हो, जहां पे पहले से ही बता रखा हो कि भाई आपको इस वे में कम्युनिकेशन करना, आपको उस व्यक्ति को कम्युनिकेशन करना, आप इस व्यक्ति को इतने बजे रिपोर्ट देनी है हर रोज, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। एनी कम्युनिकेशन दैट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां पे जो कम्युनिकेशन है उसका स्ट्रक्चर वो डिपेंड क्या करता है? एनी कम्युनिकेशन जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जहां पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसका दैट एंड इज इंप्लीमेंटेड। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? हम ये कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर जो बनाए, तुम किसको रिपोर्ट करोगे, तुम उसको बोलोगे, तुम उसको बोलोगे। ऐसा क्यों करें? ताकि हम अकम्प्लिश कर सके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को।
ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मली लिंक बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। भाई तू सुपीरियर है, तू ऑर्डर देगा, तेरे अंडर में ये 3 व्यक्ति हैं, तू 3 व्यक्ति को ही ऑर्डर देगा, और तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो, तुमको कुछ भी रिपोर्ट करना, तुमको इस सुपरवाइजर को ही रिपोर्ट करना है। ये क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, दिस ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर्पस से यूज होता है। सच कम्युनिकेशन इज जनरली कैसा होता है, इन राइटिंग में होता है, ताकि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। अब मैं तो ये समझा, मैं तो वो समझा, अरे नहीं नहीं नहीं, राइटिंग में लिखा हुआ है, ज्यादा ये समझा वो समझा मत बोल। ओके, तो ये कैसा होता है, इन राइटिंग होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लियर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ डुप्लीकेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्लियर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। सब मने तो गुजराती आवड़े छे, मने इंग्लिश नहीं होती, उनके भी समझो। अरे बेटा, जिस लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ज्यादा बहाने मत मार, एक्सक्यूज मत निकाल। Here, who will send the information to whom is pre-decided beforehand, मतलब ये पहले से ही मालूम होता है, कुछ भी चक चक, कुछ भी पच पच तेरा एक्सक्यूज नहीं चलेगा। The form of information is also decided, किस वे में कम्युनिकेशन करना वो सब डिसाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होगा, यहाँ पे एक सुपीरियर होगा, यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट होगा। कौन किसको इन्फॉर्मेशन करेगा वो पहले से मालूम होगा, किस वे में इन्फॉर्मेशन करनी वो भी मालूम होगा आपको, कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो सब भी मालूम होता है। इजी एंड सिंपल वे में यहाँ पे लिखा हुआ होता है, कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। Okay, when the new standard are established by changing the standard of controlling, सर कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, हम जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, हम आपको याद हो तो यहाँ पे जब हम लास्ट में जब इवैल्यूएशन करते हैं, तब इवैल्यूएशन करने के बाद 3 प्रकार के सिचुएशन हो सकती हैं। या तो हमने जो प्लानिंग सेट की थी, हमारा जो रिजल्ट आया इक्वल आया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। आपने सोचा था सर मैं 90 मार्क्स लाऊंगा, मैं 90 मार्क्स लाया हूं। या तो दूसरा एग्जांपल, सर मैं दिन में 6 घंटे पढ़ूंगा और मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं, वेरी गुड, कीप इट अप। लेकिन आपने डिसाइड किया था सर मैं 6 घंटे पढ़ेगा सारा, और पढ़ कितना रहा है बेटा, तो 2 घंटे पढ़ रहा है। यहाँ पे कितने का गैप है, 4 घंटे का गैप है। तो तेको क्या करना पड़ेगा, तेको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तूने स्टैंडर्ड बहुत लो लिया हुआ है, तेको यहाँ पे कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे और अपने अचीवमेंट को ऊपर करना पड़ेगा। सेकंड, तूने डिसाइड किया था सर मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, तू रोज के रोज 8 घंटे पढ़ रहा है और तू खुश हो रहा है कि यार 8 घंटे पढ़ रहा हूं, यस यस यस। अरे तू अपना जो स्टैंडर्ड है ना 6, उसको थोड़ा सा ऊपर कर, क्योंकि उससे भी ज्यादा मेहनत कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, दिस स्टैंडर्ड्स आर नॉट अटेन्ड कंटिन्यूअसली। देखो यहाँ पे कब हम न्यू स्टैंडर्ड बनाते हैं, when the established standard are not attained continuously। मतलब कि क्या, तूने सोचा कि मैं दिन के कितने घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, जाओ कर लो, मैं 15 नहीं, मैं दिन के 18 घंटे पढ़ूंगा। अरे तू सोता 8 घंटे है, खाना पीना, दोस्त के साथ घूमना फिरना, या तो खाना पीना भी निकाल दे, 2 घंटे तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो तेरे मैक्सिमम कितना पढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे, और तू बोलता है मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, ये तो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब बहुत ही ज्यादा, तो आप हाई स्टैंडर्ड रख लेते हो ना, हाई स्टैंडर्ड, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे का। तो यहाँ पे आप जो आपने बोला था 18, आप उसको लेके आओ कि नहीं 18 बहुत ज्यादा है, मैं रोज के 10 घंटे पढ़ूंगा। तो ये क्या हुआ, हम जब बहुत ज्यादा ही स्टैंडर्ड हाई रख देता है और वो अनअचीवेबल होता है, तो हमको, और हमारा एक्चुअल रिजल्ट उसको अचीव नहीं कर पाता, तो हम निराश होते हैं, क्यों नहीं हो रहा, अरे कैसे होगा। तो आपको अपने क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्टैंडर्ड को नीचे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रखते हो तो चेंजेस आर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, फ्रेश या तो न्यू स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। वैसे ही जब है ना, अब बहुत अच्छा रिजल्ट, अब अपने स्टैंडर्ड सेट किया, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज के 4 घंटे पढ़ रहे और खुश हो रहे, वाह 2 घंटे पढ़ना था, 4 घंटे पढ़ा। अरे 4 घंटे नहीं, तो स्टैंडर्ड को बढ़ा, 2 की जगह तो अपना स्टैंडर्ड का 6 घंटे, और अब तो 4 घंटे पढ़ रहा है, मतलब अब तो ट्राई कर, मेहनत कर और 2 घंटे को बढ़ाने की, समझा। तो जब आप अपना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ही हाई रख देते हैं तो उसको नीचे लाना पड़ता है, और जब आप स्टैंडर्ड बहुत नीचे रखते हैं तो उसको ऊपर लाना पड़ता है। ये 2 सिचुएशन के अंदर आपको अपना स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है इन द ऑर्डिनरी सेंस। कंट्रोलिंग का मीन्स होता है, मीन्स द एक्टिविटी टू बी कैरीड आउट। यहाँ पे ये देखते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि कौन सी एक्टिविटी की जाएगी, इवैल्यूएट करने का, एंड इफ रिक्वायर्ड टेक करेक्टिव मेजर्स भी लो, क्यों वो एक्टिविटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो रही, तो ताकि क्या हो, हमने जो प्लान किया उसके कंफर्मिटी से हो सके।
ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफ एन अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम ऐसा सब एंश्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड एंड द ऑर्डर हैव बीन गिवन एंड द प्रिंसिपल व्हिच हैव बीन लेड डाउन। तो मतलब जो भी हमने प्रिंसिपल्स डिसाइड किए, जो हमने प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग ही काम हो कंट्रोलिंग का। तो यही तो ऑब्जेक्टिव है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पॉइंट आउट दैट द मिस्टेक्स इन ऑर्डर, यहां पे हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट। यहां पे ये गलती कर रहा है तू यहां पे अपने इंस्टा में 2 घंटे बिगाड़ रहा है, इसको हटाएगा ना 2 घंटे बचेंगे, वो पढ़ाई में लगाएगा, तेरा इंप्रूवमेंट होगा रिजल्ट। यहां पे हमारा ये मतलब नहीं है कि तू क्यों बिगाड़ रहा है, यहां पे मतलब ये है कि हम जब एम्प्लॉय की गलती निकालते हैं ना कि तुम ये काम ढंग से नहीं करे, मतलब हम उसको नीचा नहीं दिखाना चाहते, हम उसकी गलती को हटा के उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो कंट्रोलिंग, कोई जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पढ़ ले, फिर दिन क्या घूमता रहता है, क्या टीवी देखता रहता है, मोबाइल खेलता रहता है, उनका काम तुमको नीचे दिखाना नहीं, उनका काम है कि तुम सही राह पे चलो, ढंग से मेहनत करो ताकि लाइफ में आगे बढ़ सको। तो यहाँ पे मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हैं ताकि क्या कर सके, उसको रेक्टिफाई कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके रिकरिंग होने से। The essence of the controlling is to see that the function are carried out in accordance with the predetermined standard and regulated activity हम predetermined standard है उसके हिसाब से काम कर सके और एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके। ओके, व्हाट इज द आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर? बेटा जी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हमारी कैपिटल होती है उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी का, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वो होता है, उसको ऑप्टिमम या तो आइडल भी बोल सकते हैं, ये होता है मिक्सचर ऑफ बोरोड एंड ओन्ड कैपिटल, जो बोरोड एंड ओन्ड कैपिटल का दोनों का मिक्सचर, और इतने अच्छे से मिक्सचर हो कि वो हमारे सिंपल हो, टैक्स उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, प्रॉफिट उससे ज्यादा बढ़े, वैसा सब चीज को ध्यान में हम रखते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के पढ़े हुए थे। अपने अगर कैपिटल स्ट्रक्चर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने डिटेल वीडियो बना रखा, अगर नहीं देखा हो तो देखना, बहुत मस्त आएगा आपको, ये चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो मेरे आपके प्लेलिस्ट में चले जाना, ओसीएम के अंदर गाला वाले पे पहुंच जाना, ओसीएम वाले पे जाना, वहां पे ये चैप्टर का पूरा हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने अच्छे से डिस्कस किया इसको। तो ये आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है मिक्सचर ऑफ कैपिटल, बोरोड कैपिटल एंड ओन कैपिटल। और यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ती है और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। ये हमारा जब आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है तो उससे हम लेस रिस्की हो जाता है और प्रॉफिट, हमारा जो रिटर्न है मैक्सिमम हो जाता है। द बिलो मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, स्टेट द टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा जी फाइनेंशियल मार्केट में 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट होता है, एक होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। इसके अंदर भी 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो होता है न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी, जब कंपनी को अपना नया शेयर लाना होता है तो कौन सा मार्केट में जाती है? प्राइमरी मार्केट के अंदर। लेकिन एक बार जब वो सिक्योरिटी ट्रेड होने लग जाती है तो उसके लिए सेकेंडरी मार्केट आता है। तो वंस द सिक्योरिटी इश्यूड, तो वो कहां पे ट्रेड होती है? सेकेंडरी मार्केट में होती है। जबकि कैपिटल मार्केट क्या होता है? देखो यहाँ पे कैपिटल, मैं वापस बता दूं, इसको डिटेल में देखना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उसका एकदम डिटेल डिस्कशन मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखा। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे हमारे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, वो सब होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये रेगुलेटेड भी हो सकता है, इरेगुलेटेड भी हो सकता है। ये हमेशा रेगुलेट होता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है हमारा सेबी। ओके, और इसको रेगुलेट कौन करता है? हमारा आरबीआई। ओके, व्हाट इज जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? बेटा जी जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है? जब प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसको डायरेक्टली सेल करना है, किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर को, उसी को बोलते हैं जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता। द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ सप्लाई द प्रोडक्ट टू द बायर, द प्रोड्यूसर सप्लाई इट टू फ्रॉम इट्स फैक्ट्री और शॉप और शोरूम। दिस मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बहुत शॉर्टेस्ट होती है, बहुत इजीएस्ट वे टू सप्लाई होती है। In this type of distribution method there is no layer, no level, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, what is marketing mix and discuss or what does it include? बेटा जी जब मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स मतलब जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, to launch the product in the market successfully
एंड टू मेंटेन इट्स इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, मतलब सक्सेसफुली लॉन्च करना हो जो अपना इंपॉर्टेंस भी बताना। नंबर ऑफ पॉलिसीज आर अडॉप्टेड बाय प्रोड्यूसर, इसको ही बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या होता है, कंस्टिट्यूट ऑफ, यहाँ पे constituent forces which are under the control of a firm and which is used to promote the consumer satisfaction। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिससे हम प्रमोट करते हैं कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे बेसिकली 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं, और यहाँ पे इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, अच्छे से लॉन्च कर सको, हमारा इंपॉर्टेंस बना रहे, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, वो पर्पस हम मार्केटिंग मिक्स की टेक्निक अडॉप्ट करते हैं। और इसमें कौन सा आता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर भी 3 आता है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, और दूसरा होता है प्रोडक्ट खुद। फिर प्राइस, प्राइस क्या रखनी है, प्लेस कौन सा, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे रहेगा वो सब, और प्रमोशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस। बेटा जी मार्केटिंग प्रोसेस, मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग कैसे, मार्केटिंग प्रोसेस की कैसे की जाती है। तो मार्केटिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। मार्केटिंग के अंदर हम वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग प्रोडक्ट इज वन इन विच बैलेंस इज मेड बिटवीन द नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर एंड द प्रोडक्ट मिक्स। हम वहां पे बैलेंस करते हैं। बेटा मार्केटिंग में हम पूरा मार्केटिंग का वो करते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर क्या चाहिए उसको, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या, उसको फाइंड आउट करना, उसके ऊपर R&D करना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको सेल आउट करना, और फिर आफ्टर सेल सर्विस देना। ये सब इसमें आता था, मार्केटिंग में आता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड। मैंने आपको बताया कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से क्या करो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करो अकॉर्डिंग टू द परचेसिंग पावर, जो उसकी प्राइस है, जो जितना वो अफोर्ड कर सकता है पेमेंट के लिए, उस प्राइस वो डिसाइड करो। एक्सचेंज इज डेवलप, यहाँ पे फिर हम गुड्स को एक्सचेंज करेंगे बिटवीन द टू पार्टी, कौन कौन, बायर एंड सेलर के बीच में। दो द एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स फुलफिल देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, द बायर सेटिस्फाई देयर नीड्स। यहाँ पे क्या होता है, दोनों का सेटिस्फेक्शन होता है। यहाँ पे एक सेलर अच्छे से गुड्स को सेल कर पाता है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है, वहां पे बायर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के पॉइंट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। बेटा जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, जो कंज्यूमर के साथ क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसको रोकना, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वो कंज्यूमर के पॉइंट से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ कंज्यूमर, यहां पे कंज्यूमर के साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसको हमको रोकना है। इट इज वाइडन दैट द बिजनेस यूनिट आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। बिजनेस यूनिट अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए गलत चालें चलती रहती है, जैसे ये सब स्टैंडर्ड गुड्स यूज कर रही है, अडल्ट्रेटेड गुड्स को यूज कर रही है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रही है, रिस्टोरिंग टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सब कर रही है। ओके तो यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस यूनिट क्या क्या करती है, सब स्टैंडर्ड चीज यूज करिए, अडल्ट्रेटेड यूज कर, एडल्ट मतलब मिलावट यूज करिए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रही है, रिसोर्टिंग टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट बनाती है। 5 रुपए में केसर का दम, 5 रुपए में केसर मिलता होगा, खुद सोचो। ब्लैक मार्केटिंग करती है, होर्डिंग ऑफ गुड्स, अदर अनएथिकल प्रैक्टिस, एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज वगैरह बनाती है। तो ये सब कौन कर रहा है, बिजनेस यूनिट। इसी चीज को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है। सच रॉन्ग एंड इररिलेवेंट पॉलिसी कौन अडॉप्ट करता है, बिजनेस यूनिट। हैव रिजल्टेड इन द नीड ऑफ, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है हमको। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर को मालूम नहीं होता कि भाई मैं ये चीज, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं इसके सामने क्या कर सकता हूं, प्रोटेस्ट कर सकता हूं। कंज्यूमर आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉ विच एम्पावर, जो उसको पावर देता है विद द राइट्स, एंड इवन इफ दे आर अवेयर, वो बोलते हैं कौन करेगा, छोड़ना यार, मैंने अभी 100 रुपए की चीज के लिए इसके सामने कौन पंगा लेगा। वो हेजिटेट करते हैं लीगल स्टेप्स, और दे आर इनसफिशिएंट एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, या तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती नहीं। द प्राइम इंपॉर्टेंस इज टू, यहाँ पे कंज्यूमर के पॉइंट से हमको इंफॉर्मेशन देने का इसलिए होता है ताकि उनको अवेयर हो सके कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है रिगार्डिंग द लॉ एंड द लॉ विच आर इन एग्जिस्टेंस एंड द प्रोसीजर देयर इन। तो वो लॉ क्या है और उसकी क्या प्रोसीजर है वो उनको मालूम पड़ सके, इसलिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कंज्यूमर को अवेयर करवाते हैं। ओके, लेक ऑफ यूनिटी अमंग द कंज्यूमर में एकता में अनेकता, वही मिसिंग है यहाँ पे। ओके, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑलवेज प्रोवाइड हिमसेल्फ वीक, बट इफ
और वो था ना कि भीड़ में तो कुत्ते आते हैं, जो शेर होता है वो तो अकेला आता है, लेकिन है ना कंज्यूमर क्या होता है, ऐसा नहीं, मैं अकेला नहीं करेगा, भीड़ लाओ तो मैं यूं डट के खड़ा रहेगा। तो कंज्यूमर जो है ना प्रूव हिमसेल्फ वीक इफ द लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर आ जाए ना, अरे देख ले कौन प्रोड्यूसर है जो ऐसा अडल्टरेटेड गुड्स बेच रहा है, एंड फॉर्म द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, और फिर सब मिलकर उसके सामने एक्शन लेते हैं। मतलब क्या होता है, एकता में अनेकता होती है। इट बिकम इजी एंड इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। सच ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम एक्टिव इन इंडिया टू। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आई है जो बोलते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो, अगर आप इंडिविजुअल नहीं प्रोटेस्ट कर सकते, आप हमको बोलो, हम आपके बिहाफ पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपके बिहाफ पे एक्शन लेंगे उस प्रोड्यूसर के सामने जिसने क्या किया है, एडल्टरेटेड गुड्स बेच रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, या तो होर्डिंग ऑफ गुड्स, ब्लैक मार्केट, ऐसा कुछ कर रहा है। अगर आपको मालूम पड़ता है, आप हमको बोलो, हम आपके बिहाफ पे एक्शन लेंगे। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल such organization have become stronger, protection of consumer through law become essential। ठीक है, तो कंज्यूमर के पॉइंट से हम देखें तो कौन कौन सा है कि यहाँ पे एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर के साथ, कौन करता है, प्रोड्यूसर क्यों क्यों करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इसलिए कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को मालूम नहीं होता कि क्या राइट्स वगैरह है, तो उसके लिए भी उसको अवेयर करवाना चाहिए। और यहाँ पे यूनिटी अमंग द कंज्यूमर बढ़े, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे लेक ऑफ यूनिटी होती है, इसलिए क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो बोलते हैं कि आप आओ, हमको बताओ, हम आपके बिहाफ में जाते हैं। ओके, हाउ डज द लोक अदालत हेल्प इन क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। बेटा जी, लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत जब इंडस्ट्री अपनी खुद की एक अदालत रखती है, भाई तुमको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, हमारे से हमसे मिलो, हम तुमको टाइम देगा, जगह देगा और समय भी देगा, मतलब टाइम देगा, जगह देगा, वहां पे आओ, अपनी कंप्लेन बताओ और तुम्हारी कंप्लेन का रिड्रेसल किया जाएगा, उसी को बोला जाता है लोक अदालत। ओके, लोक अदालत का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑर्गेनाइज क्या करे, वो इंडस्ट्रियल यूनिट ही ऑर्गेनाइजेशन करती है लोक अदालत। फॉर द जेन्युइन, कोई भी नहीं भाई इसने तेरे स्टाफ ने मेरे को चुटकी काटी है, मेरे को कंप्लेन है, ऐसी बकवास के लिए फालतू नहीं, तूने कुछ उंगली की होगी तो उससे चुटकी काटी होगी, तो यहाँ पे बकवास चीज के लिए नहीं, अगर आपकी जेन्युइन कंप्लेन है कंज्यूमर की तो वो हम रिड्रेसल करके देंगे। The consumer represent in the case in this court, तो कंज्यूमर अपना केस को रिप्रेजेंट करता है इन द कोर्ट। द रिड्रेसल इज मोस्टली देन एंड देयर, यहाँ पे आपको उसका पूरा जो आंसर है, आंसर मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाता है। द लोक अदालत इनेबल क्विक इफेक्टिव रिड्रेसल, यहाँ पे क्विक इफेक्टिव रिड्रेसल हो जाता है कंज्यूमर अगेंस्ट द कंप्लेंट एट अ लो कॉस्ट, सबसे बड़ा बेनिफिट। तो क्विक भी होगा, लो कॉस्ट भी होगा, वहीं के वहीं फैसला ऑन द स्पॉट, जैसे कि बीएसएनएल ऑर्गेनाइज लोक अदालत। Okay, question number 46, which were the reasons of inefficiency of public sector? Public sector का बेटा जी, public sector क्या होता है, public sector का मतलब होता है जब गवर्नमेंट खुद से काम करती है, भाई प्रोडक्शन भी मैं करूंगा, फैक्ट्री भी मैं चलाऊंगा, एयरलाइन भी मैं चलाऊंगा, सिम कार्ड जो टेलीकॉम इंडस्ट्री भी मैं ही चलाऊंगा, सब काम पहले गवर्नमेंट खुद करती थी। हमारा जब देश आजाद हुआ, लोगों के पास न तो नॉलेज है, न एजुकेशन है, न पैसा है, काम कौन करेगा, इंडस्ट्री कौन चलेगा, गवर्नमेंट बोला नको रे, कोई टेंशन नको रे, मैं बैठा है, मैं करेगा काम। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया खुद की फैक्ट्रीज बनाना, खुद का टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, खुद के व्हीकल्स बनाना, सब कुछ। टीवी चैनल पे, विविध टीवी चैनल पे, DD1 चैनल, DD2 चैनल, आपको तो मालूम भी नहीं होगा। रेडियो के ऊपर भारत संचार, जो रेडियो के विविध भारती है, एयरलाइन के अंदर एयर इंडिया वाला, मतलब ये सब जो चीजें है ना, सब कुछ कौन चला रही थी, गवर्नमेंट चला रही थी। हुआ क्या, गवर्नमेंट लॉस में लॉस करती गई। फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो गलत हो रही है हमारे साथ, जो हमारे एम्प्लॉय है वो हमको खुद को दामाद समझते हैं, काम करते नहीं है ढंग से, लॉस पे लॉस किए जा रहे, कोई प्रोडक्टिव इफिशिएंसी नहीं आ रही है। ये क्या, हम यहाँ पे उनको क्या पैसे देने के लिए बैठे हैं क्या फालतू के, ना जी ना, प्रोडक्ट ये बिजनेस को सेल करो, प्राइवेट चलाएगा, इनसे असली काम करवाएगा।
इसी को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी इनएफिशिएंसी आ रही थी, वहां पे ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही थी, फिर ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज, मतलब पुरानी ही टेक्नोलॉजी यूज कर नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए तैयारी नहीं थे। राइजिंग करप्शन बढ़ता जा रहा है, ब्राइबरी बढ़ती जा रही है, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ना जी ना, ये लॉस मेरे कारण नहीं हुआ है, मैं भले 9 में से 8 घंटे काम नहीं करता हूं, लेकिन इसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं। सबके सब अपना हाथ खड़ा करते थे, कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी नहीं होता था कि ये अगर लॉस हो रहा है, कंपनी नहीं चल रही, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा, तो कौन जवाबदार? हम तो नहीं है, तुम पूछ लो मुझसे, बाजू वाले से पूछो, मैं तो नहीं हूं। कोई भी अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता था। और हम किसके अंदर? पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी के अंदर इनकी इनएफिशिएंसी बढ़ गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ लेबर यूनियन एंड ग्रोइंग यूनियन लेबर यूनियन। ओके, तो यहां पे बेटा जी क्या होता था, यहाँ पे लेबर यूनियन बढ़ता जा रहा था। बोले काम करना काज का दुश्मन अनाज का, मतलब लिख तो काम करना नहीं है, ऊपर से सर हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारा ओवर टाइम बढ़ाओ, हमारा इंसेंटिव बढ़ाओ, हमारा ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, ये फैसिलिटी दो। अरे यार तू काम करता नहीं, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी का सेल हो नहीं रहा, और तेरे को सैलरी चाहिए एक्स्ट्रा। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, हर एक व्यक्ति पॉलिटिकल से अपना जो लगाता था कि गवर्नमेंट में जॉब लगा दे, गवर्नमेंट में क्यों, अच्छी सैलरी है, काम नहीं करना है, टाइम से जाना है, टाइम से आना है, ऊपर से आपको पेंशन मिलेगी, ये स्कीम वो स्कीम, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी चलता था। इसी के कारण से पब्लिक सेक्टर कंपनियां धीमे धीमे बंद हो गई और सब कन्वर्ट हो गए प्राइवेटाइजेशन में। Last question. Any business cannot be function by staying aloof from the society. बेटा जी इसका मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस है ना, सोसाइटी के बिना नहीं चल सकता। क्योंकि जो बिजनेस करता है ना, वो सोसाइटी में बीच में, सोसाइटी के बीच में रहकर सोसाइटी के साथ बिजनेस करता है और उसी से तो प्रॉफिट कमाता है। भगवान के साथ बिजनेस नहीं करता वो। भगवान को कोई चीज से, भगवान से कोई चीज परचेस करके, भगवान को कोई चीज बेच के भगवान से पैसे नहीं कमाता। सोसाइटी में चीज बनाता है, लोगों को हायर करता है, उससे प्रोडक्शन करता है, लोगों को चीज बेचता है, उनको पसंद आती है, वहां से पैसे कमाता है और अपना बिजनेस को की वेल्थ को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बिजनेस कैन नॉट बी फंक्शन बाय स्टेइंग अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी इज करेक्ट सेंटेंस। देखो एवरी बिजनेस क्या होता है, इन सम वे और अदर वे क्या होती है, इज रिलेटेड टू डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये हर एक बिजनेस किससे कनेक्टेड है? सोसाइटी से। लाइक इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, लीगली, एनी और ग्रुप। लाइक जैसे कंज्यूमर, सोसाइटी, हमारा जो कंज्यूमर है वो भी तो सोसाइटी का पार्ट है, कॉम्पिटिटर वो भी सोसाइटी का पार्ट है, सप्लायर रॉ मटेरियल वो भी, मतलब हम जिससे भी कनेक्टेड हैं वो एक सोसाइटी के तो पार्ट हैं। ओके, एंड एम्प्लॉइज। अब बिजनेस सेल करता है, प्रोड्यूस और सर्विसेज टू द कंज्यूमर। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट, किसको देता है? एम्प्लॉय को। इट परचेज रॉ मटेरियल, किसे करता है? सप्लायर को। इट कीप्स कॉम्पिटिंग विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द कॉम्पिटिटर। ये सारे लोग कहां हैं? ये एलियन है, हाँ बाहर बैठे, नई सोसाइटी के लोग हैं। Hence, no business can be operate itself being aloof from the society. So हम सोसाइटी से अलग थलग होके एक ऐसे जगह बैठ जाए जहां पे कोई सुनसान इलाका हो और बोले कि अब मैं अपना बिजनेस करेगा। तू बिजनेस करेगा, तू लाएगा कहां से? रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करेगा? तेको एम्प्लॉय, तेरा काम कौन करेगा? तेको तेरा डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? तेरा पैसा वसूल कौन करेगा? उसके लिए चाहिए तेको मानस, वो मिलेंगे तेको सोसाइटी में। तो देखो सोसाइटी में के बीच में रह के ही काम करना पड़ेगा। तो एनी बिजनेस, इसलिए एनी बिजनेस का है, any business cannot be function by staying aloof from the society. इसी के साथ हमारा होता है एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेपर नंबर 3 खत्म। आई होप आपको आया होगा मजा। मजा आया तो कमेंट में लिखो सर बहुत मजा आया। ओके, अब मैंने आपको एक वादा किया था, क्या बोला था मैंने आपको शुरू में? मैंने आपको बोला था कि ये नोट्स चाहिए। ये नोट्स कोई ऐसी वैसी नहीं है, एकदम मस्त टकाटक नोट्स है, एग्जाम के पॉइंट से आपको बहुत काम लगेगी। अगर आपको चाहिए कमेंट में लिखो सर आई वांट योर नोट्स, और वीडियो को क्या करना, एटलीस्ट एक फ्रेंड को शेयर करना, कमेंट में लिखना आई वांट नोट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप करोगे और 100 लाइक हो जाती है, 100 कमेंट होते हैं, मैं ये वीडियो को, मैं ये नोट्स को आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। कैसे करूंगा वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन पहले फटाफट 100 शेयर, 100 लाइक्स और कमेंट में लिखना आई वांट नोट।
चलो मिलते हैं। देखो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप मेरे लिए छोटा सा 1 मिनट तो निकाल सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट, है ना? उसमें कौन सी गलत बात है? तो चलो, तो आपके मैं खाली ये बोलूंगा कि सर ये जो नोट्स है आपको रियल में एक बार जब आपके हाथ में आएंगे आपको लगेगा कि यार मजेदार नोट्स है। तो थोड़ा सा परेशानी दे रहा हूं, लेकिन परेशानी आप ही के लिए है, मजा आएगा। मैं बैठा ही हूं इसलिए आपके 90 के मार्क्स को क्रॉस करने के लिए। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलो टिल देन टाटा बाय बाय सी यू। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते